नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ कंचन जिस्वानी। इजराइल और ईरान के बीच मार काट मची हुई है। दोनों एक दूसरे को खत्म करने की कसम खा चुके हैं। इजराइल ने ईरान के 600 से अधिक लोगों को मौत के घाट उतार दिया है। अब ईरान भी पलटवार करने लगा है। ईरान ने अब की बार उस जगह पर मिसाइल अटैक किया है जहां उसके नागरिकों की जान बचती है। जी हां, ईरान ने इजराइल के सुरोका हॉस्पिटल पर मिसाइल से अटैक किया है। ईरान के अटैक से इजराइल में चीख पुकार मच गई है। तबाही का मंजर देख सब कांप उठे हैं। अस्पताल पर भी हुए ईरानी हमले में अब तक 25 से अधिक लोगों के मारे जाने की खबर है। ईरान का यह हमला किसी देश पर नहीं बल्कि मानवता पर है। आज हमारे साथ इस मुद्दे पर बड़ा पैनल मौजूद रहेगा, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं सोरोका अस्पताल में कितनी जानों का क्या कुछ नुकसान हुआ है। देखिए, इन सब के बीच में सवाल कई खड़े हो रहे हैं। जिस तरह से शुरुआत इजराइल की तरफ से की गई थी कि ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर, मिलिट्री फैसिलिटीज पर अटैक किया गया, उसके बाद अब ईरान भी मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। और जवाब सिर्फ इजराइल को ही नहीं, जवाब मानवता को यहां पर ईरान देता हुआ नजर आ रहा है। चाहे रेसिडेंशियल इलाका हो या हॉस्पिटल, जो इजराइल का बड़ा अस्पताल माना जाता है, वहां पर अटैक किया है। ईरान की ये नापाक हरकत सामने आई है। ये क्या दर्शा रही है? यही सबसे बड़ा सवाल यहां खड़ा होता है, जो सोरोका अस्पताल में हुआ है, जिसकी तस्वीरें सामने आ रही है, वो कई सारे सवाल खड़े करती है। इसी को लेकर चर्चा करेंगे। मेजर जनरल अनुज माथुर रिटायर्ड डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं। साथ ही साथ डॉक्टर एम वली, सामान्य चिकित्सक है, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कई और मेहमान हैं जो हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ ही देर में, लेकिन मैं शुरुआत अनुज माथुर जी आपसे करना चाहूंगी। जिस दिन इस स्ट्राइक की शुरुआत हुई थी, जब इजराइल ने ईरान पर स्ट्राइक की थी, और ये कोई नई बात नहीं है। ईरान इजराइल का जो झगड़ा है वो दशकों पुराना है। ईरान में जो यूरेनियम लगातार फीसदी दर फीसदी बढ़ता जा रहा था, जो रिपोर्ट्स आ रही थी कि इतना यूरेनियम प्रोड्यूस करना आम नहीं है, ये साफ तौर पर इंडिकेट कर रहा था कि ईरान आने वाले समय में कुछ न्यूक्लियर को लेकर कर सकता है। इजराइल ने न्यूक्लियर फैसिलिटी पर अटैक किया, लेकिन ईरान की एक कायराना हरकत कि वहां के बड़े अस्पतालों पर, रेसिडेंशियल एरियाज पर अटैक करना, क्या दिखा रहा है अनुज माथुर? जय हिंद कंचन। देखिए, एक बात बिल्कुल साफ है, ईरान की ये घटना क्या दिखा रही है, उसमें दो चीजें मैं कहूंगा जो जिनको कि हमको समझने की आवश्यकता है। पहली चीज तो ये है कि शायद ईरान इतना एक्यूरेटली अटैक नहीं कर पा रहा है कि जहां वो अपनी मिसाइल भेजना चाहे वहीं पर वो मिसाइल पहुंचे। ये मेरे को लगता है कहीं ना कहीं उनकी मिलिट्री प्रोफिशिएंसी में थोड़ी सी कमी हो सकती है, और इसलिए ये मिसाइल हो सकता है कि एक ऐसा मिसाइल हो जो कि वहां पर दागा नहीं गया हो लेकिन वहां पहुंच गया हो। ये एक तरीका है, वे ऑफ लुकिंग एट इट। लेकिन लेकिन अगर वो सिर्फ एक अस्पताल वाली बात होती तो बात हम समझ सकते थे। उसके अलावा आप देखिए, माइक्रोसॉफ्ट की बिल्डिंग पर हमला करना, उसके अलावा सिविलियन एरियाज में लगातार मिसाइल से लगातार हमले करते रहना, ये तमाम चीजें दिखाती हैं कि शायद ये एक सुनियोजित, सोचे समझे तरीके से सिविलियन जगहों पर हमले किए जा रहे हैं, जो कि किसी भी प्रोफेशनल आर्मी के लिए एक बहुत ही निंदनीय बात है। कोई प्रोफेशनल आर्मी कभी भी सिविलियन टारगेट्स पर हमले नहीं करती कंचन। 4 दशक मैंने सेना में दिए हैं, मुझे पता है कि इथॉस क्या होते हैं और किस प्रकार से प्रोफेशनल आर्मीज काम करती हैं। आज भी देख लीजिए, वो जो 2 आर्मीज लड़ रही हैं, ये ईरान की आर्मी ने किया है, और इजराइल की जो आर्म्ड फोर्सेस हैं वो पहले बताती हैं कि हम यहाँ पर हमला करने वाले हैं, और फिर वहां पर हमला होता है, और टारगेट सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर कह करके, ये नहीं कि अचानक से किया है, कह करके उन्होंने कहा है कि हम न्यूक्लियर साइट्स पे हमले करेंगे। उन पे हमले हो रहे हैं, मिलिट्री टारगेट्स के ऊपर हमले हो रहे हैं, मिलिट्री के जो लीडरशिप। तो ये डिफरेंस, प्रोफेशनल डिफरेंस, मुझे लगता है दोनों आर्मीज में, कहीं ना आर्म्ड फोर्सेस में कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। यानी कि वॉर में जिन एथिक्स का पालन करना चाहिए, उन एथिक्स को ताक पर रखकर ईरान अपनी हरकतें सामने ला रहा है। माथुर साहब, और यही मैं आपको कंचन याद दिलाऊं, यही पाकिस्तान ने पुंछ में किया था। गुरुद्वारा, क्योंकि मैं पुंछ में रहा हूं, मैंने देखा है वो गुरुद्वारा लाइन ऑफ कंट्रोल से और किसी भी मिलिट्री इंस्टॉलेशन से कितना दूर है, उसको चुन करके उसके ऊपर डायरेक्ट हमला किया गया था। ये भी एक बहुत नॉन प्रोफेशनल आर्मी का काम करने का तरीका है। उनका मकसद साफ था, किसी भी प्रकार से सिख
उसको निकाल करके ला के सामने लाया जाए, वो पाकिस्तान की बात थी। वो करना क्या चाह रहे थे, पहले उन्होंने हिंदू को मारा, फिर सिख को, उसको छोड़िए। अब हम जो बात ईरान की कर रहे हैं, वहां भी मुझे लगता है कि ये एक बहुत गलत तरीका है, नॉन प्रोफेशनल अप्रोच है, और कोई भी अच्छी आर्मी इसको नहीं कर सकती। उनकी आर्मी की यही वजह है कि एक किसी आर्मी के इतने सारे मिलिट्री लीडर्स, कमांडर्स एक दिन के अटैक में खत्म हो जाए, ये उनके नॉन प्रोफेशनलिज्म को पूरी तरह से साबित करता है। और हाँ। डॉक्टर एम वली, आपका क्या टेक है सर, ईरान और इजराइल में इस वक्त जो कुछ चल रहा है? और भी तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका भी स्वागत है। डॉक्टर सांत्वना श्रीकांत हैं, सामाजिक कार्यकर्ता, वो भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। कर्नल कुणाल भट्टाचार्य हैं, रिटायर्ड डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, आप सभी का स्वागत है। डॉक्टर एम वली, आपके पास एक बार फिर से रुक करना चाहूंगी और मैं समझना चाहूंगी जो इस वक्त सिनेरियो बना हुआ है, चाहे आप रशिया और यूक्रेन को देख लें, रशिया का इन्फ्लुएंस यूएस को लेकर स्टेटमेंट सामने आ रहा है कि अगर यूएस ने इजराइल को सपोर्ट किया तो महायुद्ध होगा। यूएस इजराइल को पूरी तरह समर्थन देते हुए नजर आ रहा है। ईरान ने जो कायराना हरकत की है, अब जब भी बात किसी भी सिविलियन बॉडी पर आती है इस तरह की आवाज उठती है। अब तक बात इजराइल और ईरान की हो रही थी, कुछ मुल्क इजराइल को सपोर्ट कर रहे थे, कुछ ईरान को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन इन सब के बीच में सवाल ये खड़ा होता है, जो तस्वीरें सामने आ रही है, जिन तस्वीरों को इस वक्त हम दिखा भी रहे हैं, ये इजराइल का हॉस्पिटल है जिस पर अटैक किया गया है। जब भी किसी सिविलियन साइट पर अटैक किया जाता है एम वली साहब, इसी तरह के सवाल उठते हैं, और सवाल उठना लाजमी भी है मेरे ख्याल से। मैं समझना चाहती हूं, जैसे कि माथुर साहब कह रहे थे कि वॉर के थॉट्स होते हैं, कुछ एथिक्स होते हैं, कुछ प्रोफेशनलिज्म होता है जिस पर जंग लड़ी जाती है। इन सब के पीछे क्या साइकोलॉजी होती है? क्यों सिविलियन साइट्स को टारगेट किया ईरान ने? देखिए, मैं तो वॉर के ही खिलाफ हूँ, और कभी भी वॉर इज नॉट ए सोल्यूशन टू एनी मैटर, वेदर लीगल, डिप्लोमेटिक और कंट्री का जो मैटर होता है, टेरिटोरियल मैटर जिसको हम कह सकते हैं। लेकिन हॉस्पिटल में जब कोई अटैक होता है, दूसरी बिल्डिंग्स के मुकाबले में वो ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, ज़्यादा जानलेवा हो सकता है। उसका रीज़न ये है कि हमारे पूरे हॉस्पिटल की जो बिल्डिंग होती है उसमें ऑक्सीजन की पाइपलाइंस होती हैं, जो ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी है, आग लगाने में हेल्प करती है, जलने में। ऑक्सीजन खुद से एक ज्वलनशील गैस नहीं है, लेकिन जब दूसरी चीज़ों के साथ ऑक्सीजन आग के साथ होती है तो उसको कई गुना बढ़ा देती है। तो जो कैलकुलेटेड लॉस है, सिविलियन कैजुअलिटीज़ हैं, वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। और जैसे मंसूर साहब ने कहा, पहली बात जो कही वो एक्यूरेट नहीं हुआ, दूसरी बात जो कही कि ये वॉरियर्स के खिलाफ है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। अब ये तो हम तो शाम अपने स्टाफ से मैं ऐसी ही बात कर रहा था इस पर, तो हमने यही कहा कि अंधा पैसा जैसे खेलते हैं तो वो वाला काम हो गया। बचपन में एक आंख पे पट्टी बांध के गेम होता था, तो इस तरह से तो नहीं होना चाहिए। तो हॉस्पिटल के बारे में मेरी ये राय है कि इट्स ए वेरी सेंसिटिव प्लेस वेयर वी सेव द लाइव्स, एंड डॉक्टर्स जो हैं वो ज़्यादा कीमती होते हैं, और लोगों से उन पर गवर्नमेंट्स बहुत खर्चा करती हैं, और एक लाइफ सेविंग आदमी को या लाइफ सेविंग स्टाफ को आप हटा दें अब उसके जीवन से, या जो लाइफ से लड़ रहे हैं, वो लोग जो जिंदा होने के लिए लड़ रहे हैं, जो जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं ऑलरेडी, उनके ऊपर हमला हो तो ये थोड़ा सा कई गुना ये मल्टीप्लाई हो जाता है। और क्या कहूँ, मैं तो इसका एक्सपर्ट नहीं हूँ। आपने मुझे बुलाया, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये हॉस्पिटल का अटैक अनफॉर्चुनेट तो है ही, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये मल्टीप्लाई हो जाता है ऑक्सीजन और दूसरी गैसेज होने से। और दूसरी भी कुछ ऐसी ज्वलनशील चीज़ें होती हैं, ऑपरेशन थिएटर का सामान होता है, वार्ड में कुछ ऐसी हमारी आइटम्स होती हैं जो बहुत ज़्यादा ज्वलनशील होती हैं, वो बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकती है, और उसमें बचने की संभावना भी कम हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। कर्नल कुणाल भट्टाचार्य, आज जब हम इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि ईरान ने बहुत गलत किया है, इसराइल के हॉस्पिटल पर अटैक किया है, इसराइल की रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स पर अटैक किया है, तो कई एनालिस्ट जो है वो ये भी बातें सामने रख रहे हैं कि ठीक है, आप इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि ईरान ने गलत किया है, लेकिन उस बात का क्या जो इसराइल लगातार गाजा पर करता आ रहा है, गाजा पर ह्यूमैनिटेरियन एड रोकता आ रहा है, वहां पर जो इसराइल की मिलिट्री खड़ी है, वो कैसे लोगों को, कई जो एक्टिविस्ट वहां पहुंचना चाहते हैं, ग्रेटा थर्नबर्ग की अगर बात की जाए, उनको रोका गया। जो सामान, बच्चों का सामान हो, खाने पीने का सामान हो, इन सबको रोका जा रहा है, लोग गाजा में भुखमरी से मर रहे हैं, उस पर, इसराइल पर आप क्या कहेंगे?
इजराइल जो माथुर साहब ने बोला है वो सही है। शायद वो थोड़ा एम चूक गया है, क्योंकि उसका 1 किलोमीटर के अंदर ही वो इजराइल का इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर था, वो हॉस्पिटल के पास, वो सोरोके हॉस्पिटल के पास। तो ये भी हो सकता है उसका निशाना चूक गया होगा इन इन स्टेट ऑफ इथोस। आपने जो बताया गाजा में है, हमने गाजा में देखा है पैलेस्टाइनियन का हॉस्पिटल के नीचे बंकर बना हुआ है और उसमें सब एमिनेशन और उनका हेडक्वार्टर रखा हुआ है। वो इंटेंशनली हमास ने हॉस्पिटल का सहारा लिया है ये हेडक्वार्टर बनाने का, बंकर बनाने का। वो भी एक एस्पेक्ट हो सकता है। और गाजा में इजराइल का मेन एम है गाजा को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करना और उसको कब्जे में लाना। लेकिन 1.5 साल हो गया है अभी तक वो 80-90% बिल्डिंग वहां पे टूटा हुआ है, लेकिन फिर भी गाजा कैप्चर नहीं हो पाया। तो सिमिलरली ये पॉइंट एक चिंतक है। मैं जो कल और आज का जो कहानी है, ये मैं थोड़ा कुछ पॉइंट लिखा हुआ है। ईरान बॉम्ब बीरशेबा इन सदर्न इजराइल। On 19th, Iran bombed the cities of Beersheba, Tel Aviv, Ramat, or Holon. Iran attacked military intelligence headquarters in Israel, आपने बताया, और also attacked Central Stock Exchange of Israel. ये एक इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज हम जानते हैं इकोनॉमी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। वो उस बिल्डिंग को अटैक किया है। इजराइल कंपेयर्ड आयतुल्ला खोमेनी, उसको बताया है मॉडर्न हिटलर, और इजराइल ये भी बोला है ये डिक्टेटर है और इसको जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। तो इसमें हिजबुल्लाह ने बोला है कि खोमेनी को ऐसे गाली देना ठीक नहीं है, ये इंसल्ट है पूरा मुस्लिम समाज का। इजराइल अटैक्ड आरक हेवी वाटर रिएक्टर इन ईरान। हम जानते हैं कि हेवी वाटर रिएक्टर इज इम्पोर्टेंट। वो न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए जो हीट इतना पैदा होता है उसको थोड़ा कम करने के लिए हेवी वाटर रिएक्टर चाहिए। उसमें इजराइल अटैक किया है। टिल नाउ ईरान बोला है 639 आदमी मर चुके हैं और 1329 आदमी इंजर्ड हुआ है ईरान का। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो रशिया का डेप्यूटी होम मिनिस्टर, वो सेंट पीटर्सबर्ग में बोला है कि अमेरिका को इस लड़ाई में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। ये बहुत डोनाल्ड ट्रंप तो कह चुके हैं कि हम 2 हफ्ते इंतजार करेंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे ईरान पर अटैक करना है या नहीं करना है। मैं इस पर भी आऊंगी, माथुर जी से इस पर सवाल पूछूंगी, लेकिन डॉक्टर सांत्वना श्रीकांत जी, मैं ये समझना चाहती हूँ कि ये वो वक्त है जब ईरान और इजराइल डिवाइडेड है, हमेशा से ये डिवाइडेड था, लेकिन इन दोनों मुल्कों के लिए लोगों का इंक्लिनेशन, लोगों के ओपिनियंस, कंट्रीज के ओपिनियंस डिवाइडेड है। लेकिन इन सब के बीच में जब लॉस ऑफ लाइफ होता है, ऐसे वॉर के बीच में जब सिविलियंस लॉस होता है, लॉस ऑफ लाइफ होता है, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी होता है, और एक आम आदमी जिसका इस वॉर से कोई ताल्लुक ना हो उसकी जान जाती है, तो दुख होता है और कई सारे सवाल खड़े होते हैं कि क्या वॉर ही आंसर है? क्या ये 3rd वर्ल्ड वॉर की ओर जाता हुआ नजर आ रहा है? कंचन, वॉर किसी भी समय के लिए अच्छा नहीं था और ना है। इसमें मासूम जिंदगियां जाती हैं, बड़े बूढ़ों की जिंदगी जाती है, बच्चों की जिंदगी जाती है, महिलाएं मरती हैं। तो वॉर कभी किसी भी समय के लिए ठीक नहीं है। अब आते हैं हम इजराइल और ईरान के बीच में, तो इनका जो वॉर है वो आज का नहीं है, बहुत समय से चला आ रहा है। और इसका जो मेन फैक्टर है वो रिलीजियस फैक्टर है। इनके जो रिलीजियस लोग हैं, इसकी वजह से ये वॉर हो रहा है। ये दूसरे को इंसान मानने को तैयार ही नहीं है। ये समझते हैं कि दूसरे देश वाला तो शैतान है। तो सबसे पहले मुझे लगता है कि इस वॉर का सोल्यूशन जब तक वो ऑन टेबल नहीं बैठेंगे उनके रिलीजियस लीडर, तब तक संभव नहीं है। जब तक आप दूसरे को दोषी मानते रहोगे तो ये चलता ही रहेगा, ये कभी ना खत्म होने वाली चीज है। दूसरी बात, अमेरिका क्या कर रहा है? अमेरिका इजराइल की सहायता करके ईरान की क्षमता देखना चाहता है कि ईरान कहाँ तक जा सकता है।
तो इसलिए अमेरिका को भी इसमें शामिल नहीं होना चाहिए मुझे लगता है। और वॉर देखिए कभी किसी समय के लिए अच्छा नहीं है, और मैं और भारत मेरे समझ से इसका समर्थन नहीं करता है। ठीक है माथुर साहब, एक बात यहाँ समझाइएगा कि ये जंग तो बहुत पुरानी है, लेकिन इजराइल ने जब इस स्ट्राइक की शुरुआत की थी, जब ईरान को समझ में ही नहीं आया था ये हुआ क्या है, ये एक बार फिर से क्यों उठी है? क्या ये ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज की वजह से उठी है? क्या यूएस और ईरान में जो न्यूक्लियर की डील नहीं हो पा रही थी, जो प्रपोजल यूएस की तरफ से आया है, उस वजह से दोबारा से छिड़ी है? क्या कहा जाए जो यूरेनियम लगातार स्टॉक पाइल किया जा रहा है ईरान में, उस वजह से स्ट्राइक किया गया है? क्या वजह रही है? देखिए कंचन, मैं आपको एक बात बताता हूं कि ये जो स्ट्राइक इजराइल ने करी है, इसमें पूरा जो मेन एक्टर है वो अमेरिका है। अमेरिका और इजराइल दोनों एक आणविक संपन्न ईरान को अपने एग्जिस्टेंस के लिए खतरा मानते हैं। प्रश्न आप ये भी पूछ सकती हैं कि भाई बहुत देशों के पास परमाणु बम है, किसी और को खतरा क्यों नहीं मानते? इजराइल की बात बताता हूं क्यों वो खतरा मानते हैं, अमेरिका को बता दूंगा क्यों खतरा मानती है। इजराइल का साइज आप, इजराइल चारों तरफ से दुश्मन देशों से घिरा हुआ है, उसके लिए सर्वाइवल सबसे ज्यादा मुश्किल काम है, एग्जिस्टेंस उनकी थ्रेटेंड है। और उस देश में अगर 3-4 बॉम्ब भी गिर गए तो वो पूरी तरह से तबाह हो जाएंगे। और ईरान अगर बम बनाना चाह रहा है तो वो किस पर फायर करने के लिए बना रहा है, ये भी हमें देखना पड़ेगा। क्या वो सऊदी अरब पे वो बम गिराएगा, या तुर्की पे गिराएगा, या अमेरिका पे जाके गिरा देगा, या अफगानिस्तान पे गिरा देगा? नहीं, ये जो बम अगर वो बना रहा है तो वो कहीं ना कहीं सिर्फ एक चीज को सोच के बना रहा है कि इजराइल को खत्म करना है, क्योंकि उनका मकसद है कि इजराइल को विश्व के नक्शे से हटाना है। पहली बात, अमेरिका ये समझता है कि बाकी तमाम देश जो हैं वो इस न्यूक्लियर वेपन सिस्टम को कंट्रोल करने में सक्षम है, पाकिस्तान के अलावा। लेकिन पाकिस्तान को कंट्रोल करने में अमेरिका अपने आप को समझता है वो सक्षम है। उनको लगता है कि एक अगर ईरान के पास ये बम पड़ आ गया तो ये कहीं ना कहीं किसी जिहादी के पास या किसी गलत तरीके से ये यूज किया जा सकता है, क्योंकि जो वहां की रजीम है वो एक फंडामेंटलिस्ट रजीम है, जिसका कि एक जो रेडिकल माइंडसेट है। मैं एक बात बताता हूं कंचन आपको, जो रेडिकल माइंड की वायलेंस होती है ना, उसको वो किसी लॉजिक पर विश्वास नहीं रखती है। यही वजह है कि आप देख रहे हैं कि माथुर साहब, क्या ये न्यूक्लियर टेररिज्म है जिसके बारे में चर्चा की जा रही है, क्या ये उस ओर जाता हुआ नजर आ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, उसी वही बात बताने की कोशिश कर रहा था। तो क्या उनको पता लगा था कि ईरान ने अपना यूरेनियम एनरिचमेंट इतना कंडीशन बना ली थी कि कुछ दिनों में नहीं तो कुछ सप्ताहों में श्योरली वो वेपन्स तैयार कर सकते थे। जब ये परिस्थिति आ गई तब उन्होंने डील करने की कोशिश करी। 2-3 महीने पहले से की बात है ये। फिर उन्होंने 60 दिन का समय दिया ईरान को कि भाई अभी भी आप इसको समझ जाओ। उसके बाद वो जब नहीं माने तो 61वें दिन उनके ऊपर हमला कर दिया गया। और वो डायरेक्टली अमेरिका हमला करना नहीं चाहता, क्योंकि उसको लगता है कि इजराइल अपना, उनकी मदद से इजराइल ईरान को सबक सिखाने में सक्षम है। ये पॉइंट जरूरी है। और ये जो 15 दिन की बात हम कर रहे हैं वो उसको भी मैं तो आपको बताने का प्रयास करूंगा थोड़ी देर बाद। अब जो आपका प्रश्न है, देखिए न्यूक्लियर टेररिज्म वही है, अगर जो आप टेररिज्म को बढ़ावा देते हैं। ईरान क्या कर रहा है? ईरान लेबनान में क्या है? हिजबुल्लाह टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, हमास टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, हूथी, पिछले 7 सालों से सऊदी अरब से हूथी की लड़ाई चल रही है। कभी हमने बात नहीं करी कंचन आपके चैनल पे कि 2,70,000 लोग मारे जा चुके हैं 7 सालों में यमन और सऊदी अरब के बीच में, सूडान में। तो ये जो देश टेररिज्म को बढ़ावा देता है, अगर वो परमाणु संपन्न हो जाएगा तो बिल्कुल वो न्यूक्लियर टेररिज्म भी करने में पूरी तरह से सक्षम हो पाएगा या कर सकता है, ये माना जा सकता है। इस वजह से अमेरिका, और न केवल अमेरिका, तमाम G7 के देशों ने इसका वो निकाल करके दिया है, और सब ने कहा है कि परमाणु बम नहीं होना चाहिए। रूस ने भी ये नहीं कहा कि आप वहां से परमाणु संपन्नता वहां से हटाएं। उन्होंने कहा जो आप पीसफुल काम के लिए परमाणु काम जो काम कर रहे हैं उसमें हम आपके साथ हैं। लेकिन आपको मैं बता रहा हूं, ना कोई इस्लामिक राष्ट्र, ना रूस, ना चीन, ना अमेरिका, ना कोई पश्चिमी देश
ईरान को परमाणु संपन्न देखना चाहता है। बिल्कुल, इस- डेफिनेटली। और मुझे लग रहा है इसी बात को लेकर ही पूरी जंग चल रही है। कर्नल बिल्कुल। कुणाल भट्टाचार्य, आप इस वक्त रशिया और अमेरिका को किस पोजीशन में देख रहे हैं? मैं इसलिए सवाल पूछ रही हूँ क्योंकि अमेरिका ने तो साफ तौर पर कह दिया है कि ईरान के पास 2 हफ्ते का वक्त है। ईरान सोच ले कि क्या उसे न्यूक्लियर डील अमेरिका के साथ करनी है या नहीं करनी है। उधर रशिया अमेरिका को ये बोलता हुआ नजर आ रहा है कि अगर अमेरिका ने ईरान के साथ ऐसा व्यवहार किया और लगातार इजराइल को सपोर्ट करता रहा तो हम युद्ध की तरफ आगे जा रहे हैं। रशिया यूक्रेन का क्या हाल हुआ है वो हमने देखा है। अमेरिका ने कैसे यूक्रेन को लगातार सपोर्ट किया है वो हमने देखा है। ईरान और इजराइल का क्या हो रहा है वो हम देख रहे हैं। उधर इजराइल गाजा में क्या हो रहा है वो भी हमारे सामने है। तो ये जो वॉर की सिचुएशन बनी हुई है इसमें अमेरिका रशिया का क्या टेक है और नॉर्थ कोरिया इस वक्त क्या देख रहा होगा? मेरा कहने का मतलब है ये अमेरिका का, ये ईरान का न्यूक्लियर प्रोजेक्ट एक बहाना है। क्योंकि हमने देखा है पहले भी ये जब अमेरिका एलाइड फोर्सेस इराक में अटैक किया था सदाम हुसैन के टाइम में, वो एक नैरेटिव बनाया था वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। वो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन और अभी वो ईरान के लिए न्यूक्लियर बम ये बात कर रहा है। वहां पे फ्रांस वीटो देने के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी में बोला था और हमें सब पता है जे अमेरिका और फ्रांस के बीच में तनाव आ गया था। इवन पोटैटो आलू का जो फ्रेंच फ्राई बोलता है उसका फ्रेंच फ्राई भी मैकडोनल्ड से नाम चेंज कर दिया था। इतना दुश्मनी हो गया था अमेरिका और फ्रांस के बीच में। अभी भी वैसा ही है। अमेरिका नहीं चाहता है जे उसका हेजेमनी और उसका दादागिरी मिडिल ईस्ट से कम हो जाए, इसीलिए वो ईरान को ध्वंस करना चाहता है। और वो बोला है, ईरान ने सब जगह में बोला है कि हमारा ये न्यूक्लियर एटॉमिक रिसर्च पीसफुल काम के लिए हो रहा है और उसमें लेकिन इस बात पर कोई विश्वास ही नहीं कर सकता कि ईरान जो है पीस के लिए या एनर्जी के लिए या अपने मुल्क के लिए न्यूक्लियर सेटअप करना चाह रहा है। मुझे लगता है कोई भी कर्नल इस बात पर इत्तेफाक रख ही नहीं सकता है कि ये मोटो है ईरान का। कहीं ना कहीं सबको ये बात पता है कि ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी इजराइल को तबाह करने के ही लिए बनाई जा रही है। डाउट है इसमें, ये आप नहीं कह सकता है क्योंकि इंग्लैंड, आई मीन यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और जर्मनी ये आज जिनीवा में ईरान के फॉरेन मिनिस्टर से बात कर रहा है। तो ये 3 कंट्री जो नेटो का हिस्सा है, जो क्या अमेरिका का हेजेमनी में शामिल नहीं है, वो सोचता है, मतलब यूके, फ्रांस एंड जर्मनी ये सोचता है कि ईरान के पास बम नहीं है, ये अमेरिका का बहाना है लड़ाई करने का और ईरान का तेल कब्जा करने का। हमने देखा है जब यानी क्योंकि जियोपॉलिटिक्स में वो इस जगह पर ईरान और इजराइल है कि वो रिसोर्सफुली भी बहुत रिच है और इसीलिए सभी मुल्कों की नजर जो है उस पर टिकी हुई है। समय की कमी है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस वक्त जो ताबड़तोड़ मिसाइल अटैक, ड्रोन अटैक किए जा रहे हैं, चाहे वो इजराइल की तरफ से किए जा रहे हो चाहे ईरान की तरफ से किए जा रहे हो, वो कई सारे सवाल खड़े करते हैं। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये खड़ा होता है कि आखिर आम जनजीवन पर टारगेट क्यों करना। जिस तरह से ईरान ने इजराइल के हॉस्पिटल पर टारगेट किया है, रेसिडेंशियल एरिया पर टारगेट किया है, वो कहीं ना कहीं ईरान के वॉर एथॉस पर बड़े सवाल खड़ा करता हुआ नजर आता है।